हेल्थ की बात करूं तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में यानी जब ये प्रेसिडेंट चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद सबसे पहले जिस मामले की सुनवाई होनी है उसमें अफोर्डेबल केयर एक्ट को हटाने की बात हो रही है। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो अमेरिकन्स हैं, वो ओबामा केयर को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। इस हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो अफोर्डेबल केयर एक्ट है, जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं वो तब से उनका वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स जो उनका रहा है वो है अफोर्डेबल केयर एक्ट को रिप्लेस करना। और काफ़ी ऐसे अमेरिकन हैं जो इस बात से डरते हैं, वो ये बात उनको खलती है क्योंकि अफोर्डेबल केयर एक्ट जो ओबामा एरा के अंडर पूरा प्लान किया गया था वो उसने काफ़ी लोगों को बेनिफिट किया है, स्पेशली वो लोग जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ट्रंप के इलेक्शन का, स्पेशली जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी जो कवरेज है वो रिपब्लिकन मैनिफेस्टो में उनके लिए उनके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की गई है। तो अफोर्डेबल केयर एक्ट हैज़ बिन अ डिबेट इन द कांग्रेस, लेकिन ऐसा रिपब्लिकन्स ने प्रपोज नहीं किया है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं वो लेके आए हैं टू रिप्लेस द अफोर्डेबल केयर एक्ट। अगर आप उसे रिप्लेस कर रहे हैं देन व्हाट आर यू रिप्लेसिंग इट विद? उस मामले में ट्रंप ने कभी क्लियरली नहीं बताया है कि उनका प्लान क्या है और उनका एजेंडा क्या है। तो देखा जाएगा कि वो लोग जो अफोर्डेबल केयर एक्ट जिसको जो बेनिफिट लिया है जिन लोगों ने, हाउ दे गोना रिएक्ट एंड हाउ दे गोना वोट इन दिस इलेक्शन। बिल्कुल। भृगुराज, आप चूंकि अमेरिका में रहते हैं इसलिए जो ग्राउंड रिपोर्ट है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, आप तीनों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप जरा ये बताइए कि अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ट्रंप हमेशा ये कहते रहे कि हमने जो अमेरिकन्स हैं उनको स्वच्छ हवा दी है, साफ पानी दिया है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं लोग वहां पर और ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि ये पिछले 8 महीने को नजर में रखते हुए ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल किया मेरे ख्याल से 2 सवाल पहले कि उनको कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस बेसिकली बोलते हैं कि 2016 में जो 6 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया उसको बोलते हैं ट्रंप बेस। तो ट्रंप बेस को अगर आप इंटैक्ट रख सकें या ट्रंप अपने सपोर्टर्स को आप अपने खेमे में रख सकें और उसमें से आप एक और थोड़े लोगों को ऐड कर सकें तो आपका जीतना निश्चित है। और दूसरे खेमे का देखने का अंदाज यह है कि नए लोगों को जोड़ना, जो नए वोटर 4 साल में बने हैं, 18 साल जिन्होंने उम्र क्रॉस किया है, वो लोग नए यूथ जो फैक्टर पंकज जी ने बताया, वो यूथ फैक्टर को अट्रैक्ट उन्होंने काफी किया है। तो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो है वो सिर्फ 8 महीने का, ये पिछले 8 महीने के पहले अगर आप मुझसे ये सवाल करते तो मैं कहता कि निश्चित तौर पर 100% जिस तरीके से इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है वो तो राष्ट्रपति ट्रंप ही जीतने वाले। लेकिन ये पूरा इम्पैक्ट 8 महीने की कहानी बन गई है। पिछले 8 महीने में किस विचारधारा से लोग इसको देख रहे हैं, किस विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनके प्रति किस प्रकार का इम्पैक्ट हुआ है, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में किस प्रकार से कोरोना ने इम्पैक्ट किया है और सरकार ने जो कई अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में उनका क्या व्यवहार रहा है इसके प्रति। ज़ेनिया, चाहे कोरोना का डर इसे समझे क्योंकि लोगों ने अपने घरों में, पर चलिए आराम से उन्होंने वोट दिया, पोस्टल बैलेट्स ज़्यादा हुआ है, काफ़ी हाई वोटिंग परसेंटेज रहने वाला है। ऐसे में जो ब्लैक्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर उन्होंने इस बार वोटिंग में हिस्सा लिया। और आज जैसा कि अभी आप लोग भी बता रहे हैं और जो जानकारी मिल रही, इन्फॉर्मेशन आ रही है, काफ़ी लोग जो हैं आज अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। लगभग 7-8 घंटे का वक्त हो भी चुका है। तो ऐसे में कितना नुकसान हो सकता है ट्रंप को? मेरा ये मानना है कि पहली बात तो ये कि इट्स हिस्टोरिक कि जितने लोगों ने इलेक्शन डे से पहले वोट किया है इस इलेक्शन में, 102 मिलियन पीपल हैव वोटेड सो फार। ये
इन ऑफ इटसेल्फ बहुत बड़ी विक्ट्री है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इतने सारे लोगों ने वोट किया है। पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ हैं, अमेरिकन इंडियन माइनॉरिटीज़ हैं, इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ हैं, ये भी भारी मात्रा में आए हैं वोट देने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो इन्हें इम्पैक्ट करते हैं, सच एज इमिग्रेशन, सच एज if you look at the way coronavirus pandemic has been handled, jobs, तो डेफिनेटली ये जो वोटर्स हैं ज़्यादातर ये ट्रंप को नहीं सपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर ये डेमोक्रेटिक हैं, ज़्यादातर इनकी वोट जो औरतें जो हैं माना जा रहा है वो ट्रंप को नहीं सपोर्ट करती हैं। तो ये सब जो वोटर्स हैं ये दे विल मेक अ बिग डिफरेंस इस इलेक्शन, क्योंकि इनके वोट जो ये भारी मात्रा में आ रहे हैं वोट देने, वेरी लाइकली डेमोक्रेटिक, ये बहुत मायने रखता है इस इलेक्शन में, और काफ़ी दिक्कत हो सकती है ट्रंप को इन वोट्स की वजह से। पंकज, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि यानी टैक्स जो हैं उनमें काफी कमी आई ट्रंप के कार्यकाल में, मैंने अपने तमाम दोस्तों से बात की जो अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, उनका ऐसा मानना है। वो खुद एक बिजनेसमैन है ट्रंप, तो क्या आप भी मानते हैं कि अगर उस तरह से देखा जाए तो बिजनेस सेक्टर को खासा फायदा हुआ, या आपको लगता है कि जो कहा था, जो ट्रंप ने वादा किया था पिछले चुनाव में, उसको पूरा नहीं कर पाए और नाराजगी है लोगों? देखिए, इसके दो पहलू हैं। जहां तक आपने ठीक कहा कि टैक्स जो बेनिफिट दिए गए खासकर कॉर्पोरेट लेवल पे, उसका एडवांटेज तो रहा, राइट। उसके हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमी में काफ़ी, खासकर स्टॉक मार्केट वगैरह में काफ़ी बढ़ावा आया कोरोना वायरस के पहले। लेकिन टैक्स का जो मुद्दा है, इसके दूसरे पहलू पे होता है रेवेन्यू। ये ट्रंप का मानना था और रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म की प्रॉमिस थी कि टैक्स को अगर कम करेंगे तो रेवेन्यू, इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ इतनी होंगी कि आपको टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को काफ़ी मिलेगा और मिलना चाहिए, जिससे वो लोग स्पेंडिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और यूएस की डेफिसिट अभी हाईएस्ट लेवल पे है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले रिपब्लिकन पार्टी इस मुद्दा को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा बना के काफ़ी इसके ऊपर उनका विचार रहता था कि कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे डेफिसिट को हटाया जाए, और ये अभी बिल्कुल इनके विजन में नहीं है। सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। सो टैक्स का कहने का मतलब है बेनिफिट तो कॉर्पोरेट लेवल्स में, टॉप लेवल में काफ़ी लोगों को हुआ, कंपनीज को हुआ, लेकिन मिडिल बिजनेसेस या स्मॉल बिजनेसेस उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और रेवेन्यू न होने के कारण, डेफिसिट बढ़ने के कारण अभी जो जितने भी सोशल सिक्योरिटी या लॉन्ग टर्म प्रोग्राम या जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, ये सब नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। इस बीच आपको बता दें, अमेरिका में वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन खास बात यह है कि वहां काउंटिंग के लिए वोटिंग खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाता। मतलब यह है कि एक तरफ वोटिंग होती रहती है और दूसरी तरफ काउंटिंग भी होती रहती है। आपको बताते हैं कि भारतीय समयानुसार कब कहां के नतीजे आ सकते हैं, और वो नतीजे जो हैं वो 8:30 बजे के करीब भारतीय मानक समय तक आ सकते हैं। वहीं एरिजोना की अगर हम बात करें तो नतीजे लगभग 8:30 बजे तक आ सकते हैं, जो भारतीय टाइम हम आपको बता रहे हैं। ओहियो की बात करें तो यहाँ नतीजे जो हैं 6 बजे के करीब आ सकते हैं। उसके अलावा जॉर्जिया की बात करें तो नतीजे 5:30 बजे तक आ सकते हैं सुबह। और वहीं टेक्सास की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो नतीजे हैं 6:30 बजे तक आ सकते हैं। उसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना, इधर के जो रिजल्ट्स हैं वो भारतीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे तक आ सकते हैं। नेवादा की अगर हम बात करें तो यहाँ रिजल्ट्स सुबह 8:30 बजे, ये भारतीय समय के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। पेंसिल्वेनिया काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है ये, यहाँ जो नतीजे हैं वो सुबह 6:30 बजे तक आ सकते हैं। यहाँ लगभग 20 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। फ्लोरिडा की अगर हम बात करें, जहाँ अपना वोट दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, यहाँ सुबह 5:30 बजे, आपको बता दें भारतीय मानक समय के अनुसार हम ये बात कर रहे हैं। मिशिगन के नतीजे सुबह 6:30 बजे तक आ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अगली स्टेट की, विस्कॉन्सिन, यहाँ जो रिजल्ट्स हैं सुबह 7:30 बजे तक आएंगे। और ये तमाम स्टेट्स हैं जहाँ का हम इंडियन टाइम के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि कब कब रिजल्ट्स यहाँ पर आएंगे।
तो आपको बता दें जबरदस्त उत्साह इस वक्त अमेरिका में, लोग जो हैं आज चूंकि आखिरी दिन है वोटिंग का, इसलिए बड़ी संख्या में आकर वोट कर रहे हैं। ज्यादातर पोस्टल बैलेट्स के थ्रू वोटिंग हुई है। भृगुराज, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पिछली बार 2016 चुनाव की अगर हम बात करें तो हिलरी क्लिंटन जो है वो क्लियर लीड लेती हुई नजर आ रही थी पोल्स में और ट्रंप से काफी आगे चल रही थी, लेकिन शी एंडेड अप लूजिंग द इलेक्शन। तो यहां पर चूंकि अभी हम देख रहे हैं जो बाइडेन काफी आत्मविश्वास से भरे वो भी नजर आ रहे हैं, तो यहां पर भी कुछ इस तरह के नतीजे देखने को आ सकते हैं क्या? देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एक विषय जो है, जो कि मेरे ख्याल से काफी मीडिया जो है नजरअंदाज करता है, कि छोटे छोटे जो शहर हैं, गांव जो हैं, या फार्मिंग कम्युनिटीज जो हैं, किसान हैं, और उन बस्तियों में बसे हुए जो नागरिक हैं, उन लोगों तक पोलिंग शायद बराबर पहुंच नहीं पाती है, या फिर समाचार उन तक बराबर पहुंच नहीं पाता है। तो यहाँ अमेरिका में भी ऐसे कई कम्युनिटीज हैं जो कि आप समझ लीजिए कि कट ऑफ हैं मेन स्ट्रीम से। तो वो जब लोग बाहर आते हैं, और मेरे ख्याल से पूरा देश आज सिर्फ एक ही चीज देख रहा है कि वो कम्युनिटीज से, छोटे छोटे शहरों से कितने लोग बाहर आके वोटिंग कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से उसके ऊपर आकर निर्भर रहेगा, उसके ऊपर आकर पूरा जो एक दिशा जो है उसी के ऊपर बनेगी। और पिछली बार भी यही हुआ था 2016 में, अगर आप देखें तो अब मीडिया ने जो बड़े बड़े शहर हैं वहां तो एक तरीके से जो लोगों की मानसिक सोच किस कैंडिडेट के प्रति है वो समझना बड़ा आसान है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे शहर में अगर आप अपना पोलिंग नहीं करेंगे तो उस टाइम पर थोड़ी पोलिंग बराबर नहीं हुई थी। और जो जैसा आज 8 घंटे के बाद में या 6 घंटे के बाद में मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, और थोड़ा मेरे को जो समझ में आ रहा है अभी, वही ट्रेंड थोड़ा सा उभर के आ रहा है कि जो छोटे शहर के लोग बड़ी आबादी में वोट कर रहे हैं और वो किस दिशा में जाते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रहेगा। और मेरे ख्याल से पोलिंग फैक्टर ने उसको बड़ी अहमियत से कंसीडर नहीं किया। ज़ेनिया, अगर इसी सवाल को थोड़ा इलेबोरेट करूं, मैं आपसे जानना चाहूं, जैसा कि फार्मिंग करने वालों का जिक्र किया भृगुराज ने, जो फार्मर्स हैं जो छोटी छोटे गांवों में रहते हैं, सबर्ब्स में रहते हैं, उनकी बात करूं, मैं यूथ की बात करूं जिनके लिए एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, मैं बिजनेस कम्युनिटी की बात करूं, मैं ब्लैक्स की बात करूं, तो जॉर्ज फ्लॉयड की मौत जिस तरह हालात में हुई, काफी नाराज ट्रंप से नजर आए, और फिर मैं इंडियंस की बात करूं, इंडियन अमेरिकन की बात करूं, वो इस बार उनके जहन में क्या होगा जब वो वोट करने आ रहे हैं या अब तक दिया है उन्होंने? देखिए, हर एक जो ये आपने अभी वोटिंग ग्रुप्स लिस्ट किए हैं, हर एक के दिमाग में, हर एक की जो मानसिक सोच है, जो साहब ने अभी बोला, वो अलग है, वो डिफरेंट है। जैसा कि जो रूरल वोटर्स हैं, जैसे 2016 के इलेक्शन में मेन जो एक स्टेट था, वहाँ पे ज़्यादातर रूरल वाइट वोटर्स वहाँ पे रहते हैं, और उन लोगों ने ट्रंप को वोट दिया था। तो जो रूरल वोटर्स हैं, जो वाइट रूरल वोटर्स हैं, जो वाइट मिडिल क्लास हैं, माना जा रहा है कि वो ज़्यादातर वो लोग ट्रंप को सपोर्ट करेंगे या वो ट्रंप को वोट करेंगे। जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, बिजनेस कम्युनिटी भी है, जो ट्रंप की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज जिनसे उन्होंने बेनिफिट किया है। लेकिन जैसा कि पैनल पे जो हैं बिजनेस प्रोफेशनल, उन्होंने बताया कि इतना फ़ायदा नहीं हुआ उनको। ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो कह रहे हैं, बिजनेस ओनर्स हैं जो कह रहे हैं उनको ट्रंप की पॉलिसी से काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो हर एक जो ये वोटिंग ग्रुप है जो आपने बताया, इंडियन अमेरिकन्स, अफ्रीकन अमेरिकन्स, रूरल अमेरिकन्स, हर एक ये जो वोटिंग ग्रुप है, ये इनकी बहुत अलग तरीके की सोच है। एक और चीज़ रूरल अमेरिकन्स के बारे में है विच इज़ ऑल्सो बिन एन इशू इस इलेक्शन, वो है अबॉर्शन। उसकी बात करें तो जो रूरल अमेरिकन्स हैं, ज़्यादातर जो रिलीजियस अमेरिकन्स हैं, उनकी कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस हैं डोनाल्ड ट्रंप से। जो यूथ वोटर्स हैं, ऑफ कोर्स उनके जहन में है क्लाइमेट चेंज, उनके जहन में है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उनके जहन में है कॉलेज डेट की बहुत प्रॉब्लम है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स में माना जा रहा है सबसे ज़्यादा कॉलेज डेट हैज़ बिन एक्यूमुलेटेड सो फार। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत से ऐसे थे जो बर्नी को सपोर्ट कर रहे थे, वो स्विंग वोटर्स हो सकते हैं।
दो मैनिफेस्टो में है कमला हैरिस की और बाइडेन की कि किसी तरह से स्टूडेंट लोन्स माफ़ करेंगे, बट किस हद तक वो माफ़ कर सकते हैं वो देखा जाएगा। और जो स्टूडेंट वोटर्स हैं, जो यूथ वोटर्स हैं, उनके जहन में, उनके दिमाग में जो सबसे बड़ी इश्यूज़ हैं वो ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट है, स्टूडेंट डेट है, क्लाइमेट चेंज है। तो हर एक जो ये वोटिंग ग्रुप जो आपने बताया, उनके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं और ये आई थिंक इस पे चर्चा करना थोड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली विच वे दे विल स्विंग। सो दैट इज डेफिनेटली समथिंग दैट वील फाइंड आउट इन दिस इलेक्शन कि कैसे ये लोग वोट करते हैं और किस डायरेक्शन में ये जाते हैं। भृगुराज, चीन को लेकर दोनों ही सख्त हैं, चाहे वो ट्रंप की बात करें या बाइडेन की बात करें, लेकिन ट्रंप जो है उन्होंने यहां तक कहा कि चीन से पैसे आप कमाते हैं, मैं नहीं कमाता, और सीधे सीधे चीन की तरफ आपका ज्यादा झुकाव है। ये हमला किया ट्रंप ने बाइडेन के ऊपर। जी देखिए, ये एक इलेक्शन का साल है, इलेक्शन के चंद महीने पहले की पोजीशन है। तो मेरे ख्याल से कई मुद्दे इलेक्शन में उठे हैं जो कि अपना जो इलेक्शन, अपना जो बेस जिसको बोलते हैं, अपना वोटर बेस जो है उसके प्रति या उसको मद्देनजर रखते हुए कई बातें बोली जाती हैं। और इलेक्शन के बट इवेंचुअली क्या होता है कि जो भी राष्ट्रपति बने या जो भी सरकार आए, वो उस सरकार को एक प्रैक्टिकल नजरिए से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो ग्राउंड रियलिटी जो आज है, आज की तारीख में वो आप पिछले मेरे ख्याल से 4 साल में या 2 साल में तो वो प्रैक्टिकल रियलिटी बदल नहीं सकते। और मेरे ख्याल से आने वाले सालों में भी मैं नहीं समझता हूं कि इतना बड़ा कोई ठीक है, एक तनाव, हर देश, हर विचारधारा, अलग विचारधारा के साथ तनाव तो बना ही रहता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इतने बलवान देश वो विचारधारा को जो बोलते हैं नी जर्क या एकदम इम्पल्सिव डिसीजन के से उसको हैंडल करेंगे। तो एक नागरिक होने के नाते तो यही उम्मीद करते हैं हम लोग कि जो भी सरकार आए वो एक अच्छे तरीके से उसको हैंडल करे, एक मैच्योरिटी से हैंडल करे। और मैं नहीं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक कोई आगे जाके कोई मुद्दा ऐसा होने वाला है जहां पर बहुत बड़ा टेंशन कायम रहेगा। ये मुझे ऐसा लगता है मुझे कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, खासतौर पर इलेक्शन से ठीक 10 दिन पहले एक जज को अपॉइंट किया था ट्रंप ने, उसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ ट्रंप का, खासतौर पर सीधे अटैक किया जो बाइडेन ने ट्रंप के ऊपर। हाँ जी, डेफिनेटली वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा which was debated in both the vice presidential debate and of course in the main debate. ट्रंप ने तकरीबन 1 महीने पहले एक कैंडिडेट को नॉमिनेट किया बिफोर द इलेक्शन, और अब माना जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वो इट स्विंग्स मोर टुवर्ड्स बीइंग कंजर्वेटिव। और एमी कोनी बैरेट जो उनकी नॉमिनी थी हु वाज कंफर्म्ड, उनके बारे में माना जा रहा है कि वो काफ़ी कंजर्वेटिव हैं और उनके डिसीजंस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में रहे हैं वो काफ़ी कंजर्वेटिव रहे हैं, और जो उनके मेंटर रहे हैं जज एंटोनिन स्कालिया वो भी काफ़ी कंजर्वेटिव रहे हैं। दे बिलीव इन ओरिजिनलिज्म, माने कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज हैं उनको जिस तरह से वो लिखे गए थे बाय द फाउंडिंग फादर्स वैसे उनको इंटरप्रेट किया जाए। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है और ऐसा माना जाता है और ये पूछा भी गया है हैरिस से और बाइडेन से कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजेस की आप सीटें बढ़ा देंगे जब आप व्हेन यू कम टू पावर। और दोनों ने काफ़ी आई वुड से डिप्लोमेटिक आंसर्स दिए हैं, दोनों ने सीधा आंसर तो दिया नहीं है इस मामले में, लेकिन ये चर्चा में है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट की सीटें बढ़ाएंगे अगर बिडेन पावर में आते हैं, ताकि वो बैलेंस्ड सुप्रीम कोर्ट रहे। क्योंकि अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट विद द नॉमिनेशन कंफर्मेशन ऑफ एमी कोनी बैरेट जिस तरह से लग रहा है कंजर्वेटिव साइड में लग रहा है, तो और जो कांग्रेस है वो भी कंजर्वेटिव है, तो देखा जाएगा कि अगर बाइडेन जीतते हैं इस इलेक्शन तो वो किस तरह से ये चेंजेस लाते हैं जो डेमोक्रेट्स को बेनिफिट करें।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भृगुराज जी आप हमारे साथ जुड़े, पंकज जायसवाल आपका और ज़ेनिया आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जाहिर बात है बहुत इंपॉर्टेंट डे है और ऐसे दिन पर आप हमारे साथ थे, शुक्रिया आप तीनों का। तो आपको बता दें इस वक्त लगातार वोटिंग जारी है, हम पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ कुछ और एलीट पैनल जुड़ेगा, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं।